डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा एमए फाइनल पेपर 6 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनपुट आउटपुट एनालिसिस का भाग 1 आगत निर्गत विश्लेषण पार्ट 1। इसमें हमने देखा था कि व्हाट इज़ इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी मान्यताएं क्या हैं, और स्टैटिक इनपुट आउटपुट एनालिसिस और डायनेमिक इनपुट आउटपुट मॉडल, इसके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया था। और आज हम देखने जा रहे हैं इनपुट आउटपुट मॉडल की सीमाएं क्या हैं, कमियां क्या हैं, या लिमिटेशंस ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल। इनपुट आउटपुट मॉडल की अपनी कुछ कमियां हैं, जैसे इसका ढांचा लियोनटिफ की इस मूल धारणा पर आधारित है कि उत्पादन का आगत गुणांक स्थिर होता है, जिसे हमने ऊपर पैमाने के स्थिर प्रतिफल और उत्पादन की स्थिर तकनीक में अलग अलग तोड़ दिया है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल की मान्यता स्थिर अर्थव्यवस्था में सही होती है, जबकि उत्पादन की स्थिर तकनीक प्रौद्योगिकी में सही उतरती है। ये मान्यताएं वास्तविकता समाप्त कर देती हैं। तथाकथित गत्यात्मक मॉडल में भी वे अंतः उद्योग विश्लेषण का गतिशीलता से प्रतिपादन नहीं करती। यह मॉडल हमें इस बारे में कुछ नहीं बताता कि स्थितियों में परिवर्तन होने पर तकनीकी गुणांक में कैसे परिवर्तन होगा। फिर हो सकता है कि कुछ उद्योगों की एक जैसी पूंजी संरचनाएं हों, कुछ की भारी पूंजी आवश्यकताएं हों, जबकि कुछ को पूंजी की बिल्कुल भी आवश्यकता न हो। उत्पादन की तकनीकों के प्रयोग में ऐसे परिवर्तन उत्पादन के स्थिर गुणांकों की धारणा को अवास्तविक बना देते हैं। दूसरी कमी इसकी यह है कि उत्पादन के स्थिर गुणांक की यह मान्यता साधन संपन्नता की संभावनाओं की उपेक्षा करती है। वास्तव में अल्पकाल में भी कुछ स्थानापन्नताओं की सदैव संभाव्यताएं होती हैं, जबकि दीर्घकाल में स्थानापन्नता की संभावना सापेक्षतया अधिक होती हैं। इससे भी बढ़कर इनपुट आउटपुट मॉडल की स्थिरता अड़चनों, बढ़ती लागतों इत्यादि की स्थितियों पर विचार नहीं करती। इनपुट आउटपुट मॉडल अत्यंत सरलीकृत और सीमित है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के केवल उत्पादन पक्ष पर ही सारा बल देता है। यह हमें इस बारे में कुछ नहीं बताता कि अर्थव्यवस्था में केवल आगतें और निर्गतें एक विशेष ढांचे की ही क्यों होती हैं। अंतिम मांग या वस्तुओं के बिल के संबंध में एक और कठिनाई उत्पन्न होती है। इस मॉडल में सरकार तथा उपभोक्ताओं के क्रय दिए हुए मान लिए जाते हैं और उन्हें वस्तुओं का विशिष्ट बिल समझ लेते हैं। अंतिम मांग को स्वतंत्र चर समझा जाता है, इसलिए हो सकता है कि या तो यह सब साधनों का आनुपातिक उपयोग न कर पाएँ, या फिर इसे उनकी उपलब्ध पूर्ति से अधिक की ज़रूरत पड़ जाए। उत्पादन के गुणांक की स्थिरता मानकर यह विश्लेषण इस कठिनाई को हल नहीं कर पाता। इस विश्लेषण में कीमत समायोजन संबंधी कोई यंत्र नहीं पाया जाता, जो कि अव्यावहारिक है। इस विश्लेषण के प्रति इकाई निर्गत के उत्पादन के लिए आगत की एक स्थिर मात्रा के आधार पर क्रियाशील होता है, जो कि वास्तविक नहीं है, क्योंकि साधन अधिकतर अविभाज्य होते हैं। इसलिए इनपुट की अपेक्षा आउटपुट में होने वाली वृद्धि सदैव इनपुट में आनुपातिक वृद्धि अपेक्षित नहीं रखती। और लास्ट, इनपुट आउटपुट मॉडल समीकरणों से बना है जिन पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। पहली बात तो यह है कि समीकरणों का नमूना तैयार करना पड़ता है, फिर आवश्यक भारी भरकम आंकड़े इकट्ठे करने पड़ते हैं। समीकरणों के लिए ऊंचे गणित का ज्ञान होना आवश्यक है, और ठीक आंकड़ों को निश्चित करना भी उतना आसान नहीं है। इससे इनपुट आउटपुट मॉडल अमूर्त और कठिन बन जाता है। इस विश्लेषण में हमने इनपुट आउटपुट मॉडल का एक सरलीकृत मॉडल प्रस्तुत किया है। आयोजन उद्देश्यों के लिए इनपुट आउटपुट टेबल को 30 या इससे अधिक उद्योगों या क्षेत्रों में बांटना चाहिए। बहुत से अल्पविकसित देशों में एक बड़ी इनपुट आउटपुट टेबल बनाने के लिए विश्वसनीय आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं होते। छोटे देशों में कुछ एक उद्योग क्षेत्र या ही पाए जाते हैं, तथा इनपुट आउटपुट टेबल का कोई लाभ नहीं होता। इनमें बहुत सी कोष्ठिकाएँ छूट जाती हैं, शून्य दिखाई जाती हैं। फिर निर्वाह कृषि क्षेत्र में श्रम ही एकमात्र आगत होता है, तथा बाजार क्षेत्र में बेची गई उपज महत्वपूर्ण नहीं होती, जबकि व्यापारिक फसलें उपभोग क्षेत्र को बेच दी जाती हैं।
अतः एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में इनपुट आउटपुट विश्लेषण को लाभदायक होने हेतु यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था बड़ी हो, जिसमें उद्योगों या क्षेत्रों की संख्या काफ़ी अधिक हो, ताकि पर्याप्त अंतः उद्योग लेन देन हो और विश्वसनीय सांख्यिकीय सूचना प्राप्त हो सके। परंतु ये सभी शर्तें अधिकांशतः अल्पविकसित देशों में पूरी नहीं होती, जो इनपुट आउटपुट विश्लेषण के प्रयोग को विकास आयोजन की तकनीक के रूप में सीमित करती हैं। महत्व क्या है? इन सीमाओं के बावजूद भी इनपुट आउटपुट मॉडल अर्थशास्त्र में अत्यंत व्यावहारिक मूल्य और महत्व रखता है। सबसे पहला महत्व है कि इनपुट आउटपुट टेबल से एक उत्पादक उन वस्तुओं की किस्में और मात्राएं जान सकता है जिन्हें वह स्वयं तथा अन्य फर्में क्रय विक्रय करती हैं। इस तरीके से वह आवश्यक समायोजन कर सकता है और उत्पादकों की तुलना में अपनी स्थिति को सुधार सकता है। इनपुट आउटपुट टेबल से गुटबंदी के प्रति संभव झुकावों के बारे में फर्मों और उद्योगों के आपसी संबंधों का भी पता लगाया जा सकता है। इनपुट आउटपुट टेबल से लंबी हड़ताल, युद्ध और व्यापार चक्र की प्रतिक्रिया का आसानी से ज्ञान हो सकता है। राष्ट्रीय आय का हिसाब लगाने के लिए भी इनपुट आउटपुट मॉडल का प्रयोग होने लगा है, क्योंकि यह समष्टि समूहों और मुद्रा प्रवाहों का अधिक विस्तृत हल प्रदान करता है। इनपुट आउटपुट मॉडल राष्ट्रीय आर्थिक आयोजन में भी प्रयोग किया जाता है। स्थैतिक और गत्यात्मक दोनों मॉडल विकसित एवं अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में योजना प्रारूप का निर्माण करने के लिए लागू किए जा सकते हैं। इनपुट आउटपुट मॉडल एक निश्चित समय या समय अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संरचनात्मक गुणांकों के बारे में आवश्यक सूचना प्रदान करता है, जिसे एक इच्छित उद्देश्य की ओर अर्थव्यवस्था के साधनों के इष्टतम विवरण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब हम देखते हैं विकास आयोजन में आगत निर्गत तकनीक का प्रयोग। यूज़ ऑफ इनपुट आउटपुट टेक्निक इन डेवलपमेंट प्लानिंग। स्थैतिक मॉडल के प्रवाह गुणांकों और गत्यात्मक मॉडल के पूंजी गुणांकों के संबंधों का ज्ञान विकास योजनाओं के लिए आवश्यक होता है। इनपुट आउटपुट टेबल से हमें विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर संबंधों और एक क्षेत्र में संरचनात्मक संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। इस सूचना के आधार पर आयोजन प्राधिकरण यानी प्लानिंग अथॉरिटी एक क्षेत्र में परिवर्तन और प्रभाव को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर निर्धारित कर सकती है और उसके अनुसार आयोजन कर सकती है। स्थैतिक विश्लेषण की सहायता से प्रत्येक उद्योग के प्रवाह गुणांकों को एक निश्चित समय में जाना जा सकता है और उनका आकलन किया जा सकता है, परंतु एक अर्थव्यवस्था जो शीघ्रता के साथ आर्थिक विकास की ओर गतिशील होती है, उसमें अर्थव्यवस्था का प्रवाह ढांचा स्थिर नहीं रहता। एक स्थिर मॉडल अर्थव्यवस्था के पूंजी ढांचे को दिया हुआ मानता है। वास्तव में अर्थव्यवस्था की पूंजी आवश्यकताएं आर्थिक विकास के साथ साथ बदलती हैं। जब हम पूंजी ढांचे का प्रवाह ढांचे के साथ सही समन्वय करते हैं, तब हमें एक विशाल इनपुट आउटपुट सिस्टम प्राप्त होता है, जो आयोजन से संबंधित गत्यात्मक विश्लेषण में बहुत लाभदायक होता है। जैसे कि प्रोफेसर अलग घोष कहते हैं, आधारभूत शर्तें और समयावधि माना 5 वर्ष भी दी होने पर कोई भी अर्थव्यवस्था के प्रवाह गुणांकों और पूंजी गुणांकों की गणना कर सकता है। इन सभी के अतिरिक्त यदि मांग का समय रूप मालूम हो तो कोई भी निश्चित तौर से यह जान सकता है कि 5 वर्ष के बाद विभिन्न उद्योगों की निर्गतों के निश्चित और इष्टतम स्तर क्या होने चाहिए। संतुलन समीकरण योजना की आंतरिक स्थिरता की शर्तों को व्यक्त करते हैं। इनके बिना योजना का बनाना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि कई वस्तुओं की अधिक मात्राएं और अन्य वस्तुओं की कम मात्राएं होंगी। स्थिर प्रौद्योगिकी गुणांक की आधारभूत मान्यता के साथ इनपुट आउटपुट टेक्निक एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आयोजन प्राधिकरण के लिए बहुत सहायक होती है। एक रेखीय समरूप आगत निर्गत मॉडल एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था पर सही बैठता है, जहां प्रौद्योगिकी गुणांकों से संबंधित विश्वसनीय सांख्यिकीय आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं होते। प्रवाह और पूंजी गुणांकों को स्थिर मान लेने पर विस्तृत सांख्यिकीय आंकड़ों को एकत्रित और आगणित करने की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इनपुट आउटपुट के
इनपुट्स को आउटपुट के समानुपातिक मान लिया जाता है। इसलिए यह तकनीक एक अल्प विकसित देश में वस्तुओं और सेवाओं के अंतः उद्योग प्रवाहों की मात्राओं को निर्धारित करने में निश्चित तौर से बहुत सहायक होती है। आयोजन के दृष्टिकोण से गत्यात्मक यानी डायनामिक इनपुट आउटपुट मॉडल का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यह आउटपुट के गतिमान संतुलन को समझने में समझाने में सहायक होता है। यूनाइटेड नेशंस का एक अध्ययन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग में इनपुट आउटपुट मॉडल के निम्नलिखित लाभों का वर्णन करता है कि विकास प्रोग्रामिंग में आगत निर्गत मॉडल के क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला कि वे अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत शाखाओं के उत्पादन और आयात स्तरों के अनुमान प्रदान करते हैं, जो अंतिम मांग के अनुमानों और एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। मॉडल का हल प्रोग्राम में उत्पादन स्तरों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित निवेश के वितरण में सहायक होता है और यह प्राप्य निवेश साधनों के लिए अधिक सही टेस्ट प्रदान करता है। इसी तरीके से प्रशिक्षित श्रम की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। आयात आवश्यकताओं और स्थानापन्नता संभाव्यताओं का विश्लेषण अर्थव्यवस्था की विभिन्न शाखाओं में घरेलू और आयातित पदार्थों के प्रयोग के ज्ञान द्वारा सुगम हो जाता है। पूंजी, श्रम और आयातों की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष आवश्यकताओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है। किसी विशेष प्रदेश तथा समस्त अर्थव्यवस्था के विकास प्रोग्रामों के प्रभावों की खोज करने के लिए प्रादेशिक इनपुट आउटपुट मॉडल का आयोजन उद्देश्यों हेतु भी निर्माण किया जा सकता है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि यह मॉडल मुख्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होते हैं जिन्होंने औद्योगिक विकास की एक निश्चित श्रेणी को प्राप्त कर लिया है और अतः उनके अंतः उद्योग लेन देन इंटर इंडस्ट्री ट्रांजैक्शंस काफ़ी मात्रा में होते हैं। वे ऐसी अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कम से कम 15% कुल राष्ट्रीय उत्पाद उद्योग से प्राप्त होता है। आज का इनपुट आउटपुट मॉडल हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।